बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव है। मैं महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज गोरखपुर में रसायन विज्ञान का प्रवक्ता हूँ। हम आज फिर एक बार उपस्थित हुए हैं तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम के भाग 4 को डिस्कस करने के लिए, पढ़ाने के लिए। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी धातु कर्म के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहला सांद्रण, दूसरा धातु का निष्कर्षण और तीसरा धातु का शुद्धिकरण। हम लोगों ने सांद्रण के बारे में पढ़ लिया। सांद्रण करने की अनेक विधियां हमने बताई हैं। उनमें से किसी एक विधि द्वारा हम अयस्क को सांद्रित करते हैं। उसके लिए क्या करना है ये हम लोगों ने जान लिया है। हम लोगों ने ये भी जान लिया है कि धातु का निष्कर्षण करने के लिए जो विधियां हैं उनमें किस प्रकार से वो वर्क करती हैं, कैसे हम उनका प्रयोग करते हैं। और अब तीसरा, धातु प्राप्त करने के बाद जो धातु हमें वहाँ प्राप्त होती हैं सेकंड स्टेज में, वो धातु शुद्ध नहीं होती, वह अशुद्ध धातु होती हैं, उनमें अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखो, इस भाग में हम पढ़ेंगे परिष्करण, मीन्स रिफाइनिंग। किसी को प्यूरिफाई कैसे हम कर सकते हैं, कैसे रिफाइन कर सकते हैं, यानी परिष्करण, रिफाइनिंग या शोधन, प्यूरिफिकेशन। और उसके बाद हम पढ़ेंगे आयरन का निष्कर्षण। प्यूरिफिकेशन में भी कई स्टेप्स हैं, कई तरीके की विधियां हैं। इसमें हम देखते हैं, आगे स्लाइड पर चलते हैं। परिष्करण या शोधन। अभी तक जितनी भी हम लोगों ने स्टेप पार किया, उस स्टेप से जो भी धातुएं हमें मिली वह धातुएं अशुद्ध हैं, वह शुद्ध नहीं हैं। इसलिए उन धातुओं को अपरिष्कृत धातुएं कहते हैं या क्रूड मेटल कहते हैं। इन धातुओं को परिष्कृत करने के लिए हम विधियां अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले हम ये जान लें कि यह अपरिष्कृत धातुएं जो हैं उनमें किस प्रकार की अशुद्धि होती है। तो पहली अशुद्धि बच्चों होती है अनअपचयित ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड की अशुद्धि हो सकती है। दूसरी जो धातुएं हैं, अधातुएं बनते हैं, सिलिकॉन और फास्फोरस, जो भट्टी के प्रगलन के समय, उनके अपचयन करते समय जो आते हैं, वो उस तरीके की अशुद्धियां हो सकती हैं। अन्य धातुओं की अशुद्धियों के रूप में जो ऑक्साइडों के अपचयन से प्राप्त होती हैं वो वहाँ हो सकती हैं, या जो गालक का प्रयोग हम भट्टियों में करते हैं या अवशेषी धातुमल जो होते हैं उनका जो होता है, उनकी अशुद्धियाँ वहाँ उपस्थित हो सकती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम कुछ प्रयोग करते हैं, कुछ मेथड अप्लाई करते हैं, कुछ तरीके लगाते हैं। उन्हीं तरीकों में से हम देखें किसमें कैसे हम करते हैं। किसी एक विधि का हम चयन करेंगे, लेकिन वह विधि जो चयन होगा वह अशुद्धियों की प्रकृति के आधार पर होगा कि अशुद्धियों में अशुद्धियाँ किस प्रकार की प्रकृति की हैं, किस नेचर की हैं। उस नेचर के आधार पर हम उसका चयन करेंगे। आगे चलते हैं बच्चों। पहला है आसवन, डिस्टिलेशन। इस विधि में सामान्य रूप से हम मरकरी, जिंक और कैडमियम जैसे धातुओं का प्यूरिफिकेशन करते हैं। इसके करने के लिए सबसे पहले हम एक रिटार्ट लेते हैं। रिटार्ट में इन धातुओं को रख करके हम गर्म करते हैं। इनके वाष्प जो होते हैं उनको हम संघनित कर लेते हैं, इकट्ठा करके उनको हम संघनित करते हैं। तो संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप वो फिर द्रवित होकर के इकट्ठा हो जाती हैं। इस प्रकार धातुएं हमारी अलग हो जाएंगी और जो अशुद्धियां उसमें उपस्थित हैं वो रिटार्ट के अंदर ही रह जाती हैं। इस प्रकार ये धातुएं किसकी मरकरी, जिंक और कैडमियम की धातुएं जो होती हैं इनको हम अलग कर सकते हैं। दूसरी विधि बच्चों है द्रवण, लिक्विफिकेशन। यहाँ पे ऐसी धातुओं का प्रयोग करते हैं जो आसानी के साथ लिक्विफाई हो जाएं, द्रवित हो जाएं, जैसे टिन, लेड, बिस्मथ। इन सभी धातुओं का शोधन इस विधि द्वारा करते हैं। इस विधि को
प्रक्रिया को अपनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो अशुद्ध धातुएं हैं उनको लेकर के ऐसी भट्ठी का प्रयोग करते हैं जिसका फर्श स्लोप हो, ढालू हो। इस ढालू भट्ठी पे हम अशुद्धियों को रख देते हैं। अशुद्धि सहित जो हमें धातु प्राप्त अशुद्ध धातु है उनको रख देते हैं। उनको रख करके गर्म करते हैं तो धातु पिघल कर बह जाती हैं, वो अलग हो जाती हैं और अशुद्धियाँ उसके फर्श पे रह जाती हैं, फर्श पे उसके चिपकी रह जाती हैं। इस प्रकार यहाँ हम इनको अलग कर लेते हैं। तीसरी विधि है बच्चों खरपरीकरण। इस विधि में सामान्य रूप से लेड, सिल्वर आदि धातुओं का हम शोधन करते हैं। इस विधि में होता क्या है कि हम एक क्रूसिबल लेते हैं जो हड्डी की राख का बना हुआ होता है या सीमेंट का बना हुआ होता है। इस अशुद्ध धातु को लेकर के यह अंडाकार क्रूसिबल जो होता है इसमें रख करके हम इसे गर्म करते हैं। गर्म करने पर के बाद धातुएं पिघल जाती हैं। उसमें हम वायु की तेज धारा, ऑक्सीजन की तेज धारा प्रवाहित करते हैं तो वह ऑक्सीकृत हो जाती हैं। वायु के साथ वो जो अशुद्धियाँ होती हैं वो ऑक्सीकृत हो जाती हैं और शुद्ध धातु क्रूसिबल में पड़ा रह जाता है। इस प्रकार यहाँ भी हम इसको अलग कर लेते हैं। आप देखें सिल्वर, लेड आदि का शुद्धिकरण इस विधि द्वारा किया जाता है। इसमें अशुद्ध धातु को अंडाकार क्रूसिबल में गर्म किया जाता है। यह सीमेंट या हड्डी के राख का बना होगा। इसमें गलित द्रव्यमान पर वायु की धारा प्रवाहित करोगे तो अशुद्धियाँ वायु के साथ निकल जाती हैं। नेक्स्ट विधि है, चौथी विधि हमारी विद्युत अपघटनी शोधन विधि, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड। यह कॉमन मेथड है, कई जगह इसका प्रयोग हम करते हैं, अक्सर इसका प्रयोग हो जाता है, करते रहते हैं। इस विधि द्वारा कापर हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, एल्युमिनियम हुआ, इन सारे धातुओं का शोधन हम इस विधि द्वारा करते हैं। इस विधि में हम अशुद्ध धातु का एनोड लेंगे, शुद्ध धातु का कैथोड लेंगे और धातु के लवण का विलयन लेते हैं जो वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। इसमें जब वैद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं तो एनोड गलना प्रारंभ करता है और जो गलता है वह शुद्ध धातु के रूप में कैथोड पर प्राप्त हो जाता है। जो अशुद्धियाँ विलयशील होती हैं वह विलयन में रह जाती हैं और जो अशुद्धियाँ अविलेय होती हैं वो एनोड के नीचे जमा हो जाती हैं, जिसे हम एनोड पंख कहते हैं। अगला स्लाइड हम देखते हैं। यहाँ पे एनोड पंख कहते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि यह कैथोड और एनोड, जैसा हमने बताया आपको कि अशुद्ध धातु का एनोड लोगे, शुद्ध धातु का कैथोड लोगे, धातु के लवण का विलयन आप ले लोगे जिसे आप वैद्युत अपघट्य कहोगे। इसको हम जोड़ देते हैं। जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं एनोड गलना प्रारंभ करता है और शुद्ध धातु आकर के कैथोड पर जमा हो जाता है। इसमें जो भी अशुद्धियाँ होती हैं, यदि वो विलयशील अशुद्धियाँ हैं तो सॉल्यूशन के अंदर, विलयन के अंदर रह जाएंगी और यदि अविलेय अशुद्धियाँ हैं तो नीचे मड के रूप में, पंख के रूप में इकट्ठा हो जाती हैं जिन्हें हम एनोड पंख कहते हैं। बच्चों उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा। रिएक्शन देखिए, कापर है, इसका ऑक्सीकरण होता है। यह दो इलेक्ट्रॉन निकाल करके कापर प्लस में बदल जाता है और फिर इसका अपचयन होता है। कापर लेकर के दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये कापर में अपचयित हो जाएगा। यह ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया इसके अंदर होती है। यह रिएक्शन द्वारा स्पष्ट है। अगले स्लाइड पे हम चलते हैं। मंडल परिष्करण, जोन रिफाइनिंग। यह विधि बहुत कम प्रयोग में लाई जाती है। इस विधि में जो सबसे बड़ी चीज़ है, धातु की गलित अवस्था और उसके ठोस अवस्था के अशुद्धियों के विलेयता के अंतर के आधार पर इस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब इसमें हम सामान्य रूप से जर्मेनियम ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं और गैलियम ले सकते हैं। इनको हम अत्यधिक शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किया क्या जाता है, अशुद्ध धातु की हम छड़ ले लेते हैं। अशुद्ध धातु की छड़ लेकर के, यह एक उष्मक है, यहाँ देखो बेटा ये फिगर बना हुआ है, यह उष्मक हमने बना रखा है, यह अशुद्ध धातु की छड़ है। इसको लेकर के जब हम इस उष्मक को यहाँ से यहाँ तक घुमाते हैं, बार बार इसका आगे पीछे करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो चूंकि यह उष्मक ऊष्मा बहुत ज़्यादा देता है, इस ऊष्मा की गर्मी से वो पिघलना शुरू होता है और जब पिघलता है तो वह एक तरफ जैसे जैसे उष्मक बढ़ता जाता है, पीछे पीछे जो पिघलित
जो धातु हैं जो पिघली हुई अवस्था में है वह पुनः क्रिस्टलित होती जाती हैं और अशुद्धियां एक जगह एक किनारे इकट्ठी हो जाएंगी, धातु अलग किनारे इकट्ठा हो जाएगा। अशुद्ध धातु जितना है उस पोर्शन को हम काट कर अलग कर लेते हैं और इस प्रकार शुद्ध धातु की छड़ हमें प्राप्त हो जाती है। यह विधि कहलाती है मंडल परिष्करण विधि। नेक्स्ट है हमारा वाष्प प्रावस्था परिष्करण, वेपर फेज रिफाइनिंग। सामान्य रूप से यह विधि उन धातुओं के शोधन के लिए प्रयोग में लाई जाती है जो वाष्पशील यौगिक बना लेते हैं, किसी उपयुक्त विलायक के साथ मिलकर के वाष्पशील यौगिक बना लेते हैं। चूंकि वाष्पशील यौगिक वाष्पीकृत होगा और वाष्पीकृत होगा तो हम उसके वाष्प को इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करके पुनः हम उसको क्रिया कराते हैं तो हमें वह कंपाउंड शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्प प्रावस्था परिष्करण, क्योंकि वेपर फेज लेकर के वाष्प की अवस्था में लेकर के हम इस धातु को अलग कर रहे हैं, इसलिए यह कहलाएगा वाष्प प्रावस्था परिष्करण। अब यहाँ दो तरीके की विधियां हम अप्लाई करते हैं, एक मांड प्रक्रम और दूसरा कहते हैं वान आर्केल प्रक्रम। पहला हम देखें, मांड प्रक्रम में क्या करते हैं, इसमें हम निकिल को लेकर के, निकिल धातु लेकर के उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में उसे हम गर्म करते हैं तो हम एक संकर लवण प्राप्त होता है, संकुल यौगिक प्राप्त होता है निकिल टेट्रा कार्बोनिल नाम का। इस निकिल टेट्रा कार्बोनिल का वाष्पित होता है, इसे हम अलग से इकट्ठा करके और फिर उसको हम टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो हमें निकिल शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाता है। यह प्रक्रिया कहलाती है वाष्प प्रावस्था प्रक्रिया। देखिए, निकिल को आपने लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आपने गर्म किया, Ni+4CO, इसको आपने टेम्परेचर लगाया 330 से 350 केल्विन। यहाँ पर आपको निकिल टेट्रा कार्बोनिल मिल गया। निकिल टेट्रा कार्बोनिल वाष्पित होता है, इस वाष्प को हमने अलग से इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करके हम उच्च ताप पर इसको 450 से 470 केल्विन पे हमने गर्म किया। गर्म करने पर शुद्ध निकिल प्राप्त हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर हो गया, निकल गया। उसी तरीके से सेकंड विधि जो है, दूसरा उदाहरण जो है वान आर्केल विधि का है, वान आर्केल मेथड। इस विधि में भी कुछ इसी तरीके की होती है। इसमें हम जर्कोनियम ले सकते हैं, टाइटेनियम ले सकते हैं, इन धातुओं का शोधन हम करते हैं। इनको लेकर के हम धातु के लेकर के उसको आयोडीन के साथ निर्वातित वातावरण में, वैक्यूम में ले जाकर के हम इसको गर्म करते हैं और गर्म करते हैं तो धातु का आयोडाइड प्राप्त होता है जो वाष्पशील होता है। यह वाष्पशील इसलिए होता है कि यहाँ यह कोवलेंट बॉन्डेड होता है, सहसंयोजी बंध बनता है। यहाँ सहसंयोजी बंध बनने के कारण यह वाष्पित हो जाता है और वाष्प को हम अलग से इकट्ठा करके उसे पुनः उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो धातु अलग हो जाता है और आयोडीन अलग हो जाता है। इसका रिएक्शन देखें आप, जर्कोनियम ले लिया, इसमें आयोडीन की उपस्थिति में हमने इसको गर्म किया, यह जर्कोनियम आयोडाइड बन गया। इसको लेकर के हमने गर्म किया और इसके वाष्प को लेकर के हमने गर्म किया। गर्म करने पर जर्कोनियम निकल गया और आयोडीन अलग हो जाता है। यह प्रक्रिया कहलाती है वाष्प प्रावस्था परिष्करण विधि। नेक्स्ट एक और विधि है जिसे हम वर्णलेखन विधि कहते हैं। यह विधि आजकल बहुत प्रचलित है, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े जगहों पर इनका प्रयोग किया जा रहा है। ये कई प्रकार की होती हैं। चूँकि आपका अभी बहुत प्राइमरी स्टेज है इसलिए बहुत ज़्यादा इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। यह विधि अधिशोषक के ऊपर अधिशोषण होने के सिद्धांत पर होता है। अब दो चीज़ें यहाँ सब देखिए, आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, अधिशोषक और अधिशोषण मतलब क्या हुआ, किसी चीज पर आकर के कोई दूसरी चीज चिपक जाए, अटक जाए, उसके साथ क्रिया कर ले, रुक जाए, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अधिशोषण। और जो है उसको आप कहोगे अधिशोषक। ठीक है, इसके आधार पर होता है। इसमें दो प्रावस्था होंगी, एक स्थिर प्रावस्था होगी और एक गतिमान प्रावस्था होगी। स्थिर प्रावस्था साधारण रूप से
ये द्रव के रूप में होता है वह स्थिर प्रावस्था कहलाता है, और गतिमान प्रावस्था जो होता है वह गैस या द्रव के रूप में हो सकता है, वह गतिमान प्रावस्था कहलाता है। गतिमान प्रावस्था स्थिर प्रावस्था के अंदर प्रवाहित होता है, उसके समीप उसके संपर्क में जब चलता है तो उसकी बंधुता के आधार पर जो गतिमान प्रावस्था है वो स्थिर प्रावस्था के साथ क्रिया करके उस पर एक बैंड बना देता है, रुक जाता है, उसके साथ चिपक जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्रोमैटोग्राफी मेथड। देखिए यहाँ बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, यह विधि अधिशोषक पर मिश्रण के घटकों का अधिशोषण होने के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें दो प्रावस्था होंगी, क्रमशः स्थिर प्रावस्था और गतिमान प्रावस्था। स्थिर प्रावस्था ठोस या द्रव के रूप में होती है, यह स्थिर प्रावस्था द्रव के, यदि स्थिर प्रावस्था द्रव के रूप में है तो किसी अक्रिय ठोस पर समान रूप से वितरित होंगी। ये तो आपको पता ही है, द्रव है तो चारों तरफ वो वितरित होगा। गतिमान प्रावस्था द्रव या गैस के रूप में हो सकती है, लेकिन दोनों का प्रावस्था भिन्न होगा बेटा। स्थिर प्रावस्था और गतिमान प्रावस्था, ये दोनों प्रावस्थाएं अलग अलग होंगी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जिस मिश्रण के अवयवों को पृथक करना होता है वह गतिमान प्रावस्था कहलाता है। स्थिर प्रावस्था का चयन इस प्रकार करते हैं कि मिश्रण के विभिन्न अवयवों के साथ उसकी बंधुता भिन्न हो। अगर कई उसमें मिश्रण में कई हैं तो अलग अलग बंधुता उसकी होनी चाहिए, और यह जब बंधुता अलग अलग होगा तो वो जा करके अलग अलग उसके विभिन्न स्थानों पर एकत्र हो जाते हैं, चिपक जाएंगे, अधिशोषित हो जाएंगे। ठीक है, यह इसकी प्रक्रिया है। यहाँ पे यह कई तरीके का होता है, स्तंभ वर्ण लेखन, पतली परत वर्ण लेखन, कागज वर्ण लेखन, गैस वर्ण लेखन। हमने इसमें एक एग्जाम्पल लिया है स्तंभ वर्ण लेखन। जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि इस विधि में दो प्रावस्थाएं होंगी, एक स्थिर प्रावस्था और एक गतिमान प्रावस्था। स्थिर प्रावस्था इसमें ठोस होती है और गतिमान प्रावस्था इसमें द्रव होती है। इसमें हम करते क्या हैं, एक नली लेते हैं, नली में अधिशोषक को भरा जाता है। अधिशोषक क्या होगा, ठोस होगा, लेकिन एकदम सॉलिड नहीं होगा, वो सिलिका जेल की तरह होता है। इसको लेकर के हमको जिस अवयव को पृथक करना है उसको गतिमान प्रावस्था जिसको आप कह रहे हो उसको लेकर के विलायक में घोल करके नली के ऊपर भाग में, एक सेकंड के लिए मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखो। ये नली हमने ले लिया, इसमें ये ऊपर से हम इसको डालते हैं। ठीक है, क्लियर। ये देखिए यहाँ हमने ये सोल्यूशन बना रखा है, यह रेत है, हमने उसमें बताया है रेत ले सकते हैं आप सिल्का का जेल ले सकते हैं। तो ये सिल्का है आपका, ये बैंड बना हुआ है, बंधुता यहाँ अलग है, यहाँ बैंड बी दिखाया है, यहाँ बंधुता अलग है, यहाँ बैंड सी दिखाया है, यहाँ बंधुता अलग है। तो अलग अलग बंधुता पे वो जा करके एब्जॉर्ब होंगी। फिर हम पीछे चलते हैं। अब देखिए ऊपर से आपने डाल दिया, ऊपर से डालने पर जिस अवयव की बंधुता ज़्यादा होगी वह ऊपर की तरफ होगा, और जिस अवयव की बंधुता कम होगी वह नीचे की तरफ होगा। क्लियर। अब इसके बाद जब उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, अधिशोषण हो गया, तब हम उसमें विलायक ऊपर से मिलाते हैं। मूल विलायक, शुद्ध विलायक जिसको आप कहते हो, वह विलायक हम ऊपर से मिलाते हैं, और मिलान करके नीचे जो प्रभाज हमको मिलते हैं वह अलग अलग प्रभाज होते हैं, उनको अलग अलग करके हम इकट्ठा कर लेते हैं। अब जैसे आपका बैंड यह अलग होगा, यह अलग इकट्ठा करना पड़ेगा, यह अलग इकट्ठा करना पड़ेगा। इस तरीके से अलग अलग उस मिश्रण से हम धातुओं को अलग कर लेते हैं। तो यह हमारी परिष्करण की विधि थी। इतनी विधियों में से किसी एक विधि का हम चयन कर लेते हैं, और उस चयन के अनुसार जो लेते हैं उसके अनुसार हम उसको प्यूरिफिकेशन उसका या उसका रिफाइनिंग हम करते हैं। यह तो अभी तक आपने बच्चों जो पढ़ा है, यह साधारण विधि, साधारण मेथड क्या होता है मेटलर्जी का, वो सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। जैसा मैंने शुरू में ही आपको बताया था वेरी फर्स्ट लेक्चर में कि आपको पढ़ना है आयरन की मेटलर्जी, आपको पढ़ना है कापर की मेटलर्जी, आपको पढ़ना है जिंक की मेटलर्जी, आपको पढ़ना है एल्युमिनियम की मेटलर्जी। तो इन चारों धातुकर्मों को, चारों धातुओं के धातुकर्म के बारे में आपको पढ़ना है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं आयरन की मेटलर्जी, आयरन का निष्कर्षण। सबसे पहले बच्चों ये जान लो कि आयरन का निष्कर्षण करते समय
आयरन हमें कहीं पृथ्वी पर शुद्ध अवस्था में या इकलौती अवस्था में कह लीजिए नहीं मिलता है, लेकिन यह हमें संयुक्त अवस्था में जरूर मिलता है। अब संयुक्त अवस्था में जो हमें मिल रहा है, जिसे हम अयस्क, आपको दो शब्दों का हमने शुरू में ज्ञान कराया था, अयस्क और खनिज। हमने खन करके निकाल लिया, दैट इज कॉल्ड खनिज। उस खनिज से हमने अयस्क अलग कर दिया उसको। अब अयस्क कौन कौन से हैं इसमें अयस्क, ऑक्साइड अयस्क हमने बताया था आपको, कार्बोनेट अयस्क बताया था हमने आपको, सल्फाइड अयस्क बताया था। अब यहाँ ऑक्साइड अयस्क में देखिए, हेमेटाइट इसका सूत्र है Fe2O3, यह लाल रंग का होता है। मैग्नेटाइट Fe3O4, यह काले रंग का होता है। लिमोनाइट Fe2O3.3H2O, ये भूरे रंग का होता है। इसी प्रकार कार्बोनेट अयस्क में देख लीजिए, सिडेराइट Fe2CO3, इसको हम सिपैथिक आयरन भी कहते हैं। सल्फाइड अयस्क, इसको हम आयरन पायराइड कहते हैं। इसमें FeS2 चाल्कोपायराइड कहते हैं, CuFeS2। ये तो आपके कार्बोनेट अयस्क हो गए, सल्फाइड अयस्क हो गए, कार्बोनेट ऑक्साइड अयस्क हो गए। अब इसमें हम देखें कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, किन किन विधियों से होकर के हमें आयरन प्राप्त हो सकता है। देखें आप, उसके निष्कर्षण के लिए जब हम लोहे का निष्कर्षण करते हैं तो सामान्य रूप से ऑक्साइड अयस्क का हम चयन करते हैं। ऑक्साइड अयस्क का चयन करने पर दो विधियां हमें अप्लाई करनी होंगी, एक सांद्रण की और एक धातु के निष्कर्षण की। दो स्टेप में हम इसका निष्कर्षण कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपने ले लिया अयस्क, उसको बारीक पीस लिया। बारीक पीसने पर जैसा कि अभी आपने देखा सुना कि यह आयरन है। आयरन में चुंबकीय गुण होता है, चुंबक की तरफ आकर्षित होने का गुण होता है, तो इसे हम चुंबकीय पृथक्करण विधि से करते हैं। इसमें हमने हेमेटाइट अयस्क लेकर के उसको बारीक हमने पीस लिया। बारीक पीस करके हमने इस पट्टे पर उसको गिराया, और इस पट्टे पर जब हमने गिराया तो यह पट्टा दो पहियों पर आपको दिखाई दे रहा होगा, दो चक्कों पर यह घूम रहा है। यह इसमें से एक चक्का जो होता है वह इसका चुंबकीय होता है और दूसरा अचुंबकीय होता है। चुंबकीय ये है, अचुंबकीय ये है। चुंबकीय पट्टे के नीचे, पट्टे के ऊपर जैसे ही अयस्क आता है, बारीक अयस्क आता है, यह चुंबक के आकर्षण के कारण उसके नज़दीक गिरता है, और अचुंबकीय पार्ट जिसे आप अधात्री कहते हो वह उससे दूर गिरता है। इस प्रकार यहाँ हम इसका सांद्रण कर लेते हैं। समझ में आया बच्चों? अब हम आगे देखते हैं। दूसरा जो स्टेप इसका है वो है धातु का निष्कर्षण। धातु का निष्कर्षण भी जब हेमेटाइट अयस्क जो सांद्रण कर चुके हैं हम, इस सांद्रित हेमेटाइट अयस्क से जब हम लोहा प्राप्त करते हैं, जिसको हम ढलवा लोहा कहते हैं, ढलवा लोहा प्राप्त करते हैं, तो इस विधि को हम कहते हैं निष्कर्षण। यह विधि दो पदों में संपन्न होता है। पहला पद है आपका भर्जन और दूसरा पद होता है प्रगलन। पहला हम देखें भर्जन। इसमें परावर्तनी भट्ठी का प्रयोग किया जाता है। परावर्तनी भट्ठी में हम अयस्क को, सांद्रित अयस्क को लेकर के वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो कुछ क्रियाएं यहाँ संपन्न होती हैं, कुछ अभिक्रियाएं यहाँ संपन्न होती हैं। उन अभिक्रियाओं को देखें कि यहाँ कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न होती हैं। पहला देखिए बच्चों, पहला, अयस्क में विद्यमान नमी दूर हो जाता है। जो अयस्क के अंदर जल के मॉलिक्यूल हैं, वह जल का मॉलिक्यूल वहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि वह गर्म होता है। अयस्क को परावर्तनी भट्ठी में गर्म किया जाता है। जब गर्मी पाएगा तो आप जानते हैं जल के मॉलिक्यूल वाष्पित होकर के निकल जाएंगे। रिएक्शन देखिए, 3 मॉलिक्यूल Fe2O3.3H2O इजिकल टू, इसको हमने परावर्तनी भट्ठी में गर्म किया। गर्म करने पर यह जल का मॉलिक्यूल निकल गया और हमें Fe2O3 3 मॉलिक्यूल प्राप्त हो गया। दूसरी क्रिया क्या होती है कि जो फास्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक, ये सारी चीज़ें उसमें उपस्थित हैं, यह अशुद्धि उनके ऑक्साइड बन जाते हैं और वो अशुद्धि के रूप में वाष्पीकृत हो जाते हैं। देखिए रिएक्शन, फास्फोरस आपने ले लिया, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड आपको मिलता है। यहाँ रिएक्शन देखिए, P4
प्लस 5O2 इजकल टू P4O10, ये वाष्पीकृत हो जाएगा। S8 प्लस 8O2 इजकल टू S8SO2, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया। 4AS प्लस 3O2 इजकल टू 2AS2O3, आर्सेनियस ऑक्साइड निकल गया। इस तरीके से जैसे जैसे हम इन अशुद्धियों को, चाहे वो फास्फोरस हों, चाहे सल्फर हों, चाहे आर्सेनिक हों, इनको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये ऑक्साइड के रूप में निकल जाती हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम यहाँ होता है वो होता है कि जितना द्रव्यमान है अयस्क का वह पूरा धूसर हो जाता है। धूसर माने बेटा क्या होता है? भुरभुरा, जिसको आप कहते हो, धूसर हो जाता है। धूसर क्यों होता है? क्योंकि इनको प्रगलन की क्रिया कराते समय हमें आसानी होती है। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ें। नेक्स्ट है स्टेप प्रगलन का। ये बच्चों वात्या भट्ठी का फिगर है, इसको तो आपने पीछे भी देखा है कई बार। वात्या भट्ठी में ही जो भर्जन से प्राप्त अयस्क हैं, भर्जित अयस्क हैं, उनको हम वात्या भट्ठी में लाते हैं। अब वात्या भट्ठी में क्या करते हैं? उनको कार्बन के साथ अपचयित करेंगे हम। उनका अपचयन की क्रिया यहाँ होती है, आपको पहले भी बताया गया है, तो यहाँ अपचयन हम करेंगे। यह वात्या भट्ठी 30 से 40 मीटर लंबी शंकु के आकार की होती है। इसमें ऊपर कोन बने होते हैं, 2 माउथ बने होते हैं। एक से हम घान या चार्ज को अंदर प्रवाहित करते हैं और दूसरे से अवशिष्ट गैस बाहर निकलती है। ठीक, इनको हम 4 भागों में बांटते हैं, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 4 भागों में बांटते हैं। अभी हम आगे इसका डिस्कशन करने वाले हैं। पहले इसकी बनावट हम देख लें तो यह 30 से 40 मीटर लंबी शंकु आकार की होती है। यह स्टील या आयरन की बनी हुई होती है। इसकी जो दीवारें होती हैं यह अग्निशः ईंटों की बनी हुई होती हैं। अग्निशः ईंटों की क्यों बनी होती हैं? क्योंकि इसमें अग्नि जो हम प्रवाहित करेंगे, जो ऊष्मा रहेगा, जो हीट रहेगा, वो बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा होने के कारण इसको सहने के लिए हम अग्निशः ईंटों का प्रयोग यहाँ करते हैं। तीसरी चीज़ कि यह नीचे आप देखें कि यह धातुमल और जो प्रोडक्ट बनेगा, कच्चा लोहा जिसको आप कहते हो, वह मिलेगा। वह दोनों निकलने के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं। यहाँ एक टूयर बना होता है जिधर से हम वायु का झोंका प्रवाहित कराते हैं। बच्चों, इसके आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे कि कैसे एलिंघम आरेख द्वारा अपचयन का सिद्धांत का वर्णन हम करते हैं, कैसे इन भट्ठी के 4 भाग कौन कौन से होते हैं, या आगे का जो भी वर्णन है हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। आशा है कि आज आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बच्चों, धन्यवाद।